हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। मैं शुभम पांडे, आपका होस्ट और दोस्त, एक बार फिर से आपके सामने। जी हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही चर्चा में रही है। 19 जून को प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। बिहार गवर्नमेंट में नीतीश कुमार जी साथ में थे, प्लस 17 देशों के अलग अलग देशों के राजदूत और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भी अवेलेबल थे। खैर, जिस दिन उद्घाटन हुआ और इंडिया में कुछ पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बस थोड़े से प्रूफ के साथ अवेयरनेस में लाना चाहता हूं, क्योंकि उसी दिन ट्विटर पे एक ट्रेंड चला, हैशटैग ब्राह्मण बर्न्स द नालंदा। मैं पढ़ के हैरान हो गया और उसके लिए इतने सारे सोर्सेज दिखाए गए कि ये सही है। चलिए, मैं भी ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं, और इस हैशटैग से थोड़ा सा मुझे भी हुआ, तो मैंने कहा थोड़ी रिसर्च की जाए। और अगर आप ब्राह्मण नहीं भी हैं, हिंदू नहीं भी हैं, तो भी किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हों, भारतीय हैं, भारत की एक धरोहर है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये फैक्ट कितना सही है और कितना गलत है। और उसके लिए कुछ हम यहाँ पे रीजंस भी देंगे। अगर आपको लगता है कि फैक्ट्स गलत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। एज ए स्टूडेंट आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि बचपन से हमने एक ही चीज़ पढ़ी है। बचपन में मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी थी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने जला दिया, और लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि 6 महीने तक जलती रही। अब पता नहीं 6 महीने जली, 3 महीने जली, जलाया गया और चीज़ें जली, ये मैटर करता है। चलिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करें, तो जब अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी उतर के जाते हैं ना, तो जिस जंक्शन पे आपको उतरना, उस जंक्शन का नाम बख्तियार जंक्शन है। तो गजब का सेकुलरिज्म हमारे यहाँ देश में है। हालांकि ये थोड़ा सा, अब मैंने सेकुलरिज्म पे बात की है तो इसको कम्युनल की तरफ ले जाया जाए, वो अलग चीज़ें हैं। कि आपको जिसने जलाया उसी के स्टेशन पे उतर के और उसी गांव से होके आपको नालंदा जाना है। तो ये इंडिया में ही पॉसिबल है। एज्यूम कीजिए कि इजराइल में हिटलर के नाम का कोई रेलवे स्टेशन हो, नाम ले लीजिए, आपको टांग देंगे उल्टा। लेकिन इंडिया में पॉसिबल है, क्योंकि सेकुलरिज्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फीचर्स की बात करते हैं कि अगर नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की जाए, तो देखिए 9 मंजिलों की कही जाती है लाइब्रेरी थी, जिसका नाम था धर्म गंगा। वहाँ बौद्ध भी थे, हिंदूज भी थे, ब्राह्मण्स भी थे, सभी वर्गों के लोग पढ़ते थे वहाँ पे। ऐसा माना जाता था कि जो कैंपस है वो 10,000 स्टूडेंट की कैपेसिटी रखता है। कुछ 2,000 के करीब टीचर, 1500 से 2,000, अलग अलग डेटा में अलग अलग आता है। और कैंपस की साइज में 8 गार्डन और 10 टेम्पल्स इन्वॉल्व थे। और ये उस समय की बात है जब इंडिया की पॉपुलेशन 125 करोड़ नहीं थी, पॉसिबल ही नहीं है कि उतनी बड़ी रही हो। तब इतना बड़ा अरेंजमेंट था, तो नो डाउट वो अपने आप में थी। आप चाहे आर्यभट्ट जी का नाम सुने, जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया, जिनके नाम पे हमारी पहली सैटेलाइट का नाम, नागार्जुना की बात करें, बड़े से बड़े स्कॉलर से लेके चाइनीज स्कॉलर्स, ट्रैवलर्स की बारे में बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा वो वहाँ से पढ़े हुए हैं। अच्छा, जिस बख्तियार खिलजी ने जलाया, कहानी ये भी कहती है कि उसका ट्रीटमेंट भी उसी नालंदा यूनिवर्सिटी से हुआ है। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ी सी स्टोरी में चलते हैं, थोड़ी सी जानते हैं ना हिस्ट्री। तो पहले बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। नालंदा यूनिवर्सिटी को गुप्ता अंपायर के टाइम में कुमार गुप्ता ने बनवाया है 420 सीई में। आज के टाइम पे अगर स्कूलों में देखा जाए तो रेशियो जो टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो होता है, वो कुछ होता है 50 पे 1 टीचर, कहीं कहीं 100 पे 1 टीचर, और वहाँ पे 7:1 का रेशियो था। तो आप समझ सकते हैं कि एक बढ़िया व्यवस्था थी कि 7 से 8 टीचर पे। आज IB स्कूल में भी जाइए, लाख रुपए फीस देके, तो 16 से 12 बच्चे होते हैं टीचर पे। तो रेशियो काफ़ी अच्छा था उस हिसाब से। ठीक है, राजगृह में बनवाए, जिसको आज राजगिरी कहते हैं। और 670 AD में चाइनीज ट्रेवलर ने भी इसके बारे में मेंशंस किया है। तो ये कुछ जेन्युइन फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि यार नालंदा वाज अ ग्रेट यूनिवर्सिटी। बख्तियार खिलजी की अगर आप बात करते हैं तो थोड़ी सी और हिस्ट्री में चलिए। और 1193 में जब मोहम्मद गौरी आता है इंडिया में और एक्सपांशन करता है, तो वो अपने जो टर्की से आए जनरल होते हैं बख्तियार खिलजी को कहता है कि एक्सपांशन के लिए आगे भेजता है। बख्तियार खिलजी अपने एक्सपांशन के दौरान में दिल्ली से जीतते हुए बिहार पहुंचता है। और जब वो बिहार पहुंचता है तो क्या होता है, वो बीमार पड़ता है और उसकी बीमारी सही नहीं होती है। वो कोशिश करता है, मौलाना से लेके सारी दवाएं काम करता है। फिर कोई उसको सजेस्ट करता है कि आप एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी में जाइए, पॉसिबिलिटी है वहाँ सीख हो जाएंगे। वो जाता है, बट क्योंकि कट्टर इस्लामिक होने के कारण उसकी अपनी आस्था की बात होती है, तो उसने एक शर्त रखते हैं। तो उस समय जो प्रमुख थे राहुल शिव भद्राचार्य जी, कि मैं किसी भी दवाई को नहीं खाऊंगा और मुझे ट्रीट करके दिखाओ। भद्राचार्य जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने उसको कुरान दी और बोला ये कुरान आप पढ़ो। उसने उस कुरान को पढ़ना शुरू किया और उस कुरान को पढ़ते पढ़ते वो सही हो जाता है।
सवाल आता है कि वो हैरान होता है कि आपने इस कुरान को मैंने कई बार पढ़ा है, तो ऐसा क्या हुआ कि मैं सही हुआ। पता चला कि राहुल श्री भद्राचार्य जी ने उसके हर एक पेज पे ऐसी हर्ब्स लगाई थी कि जब वो पढ़ता था तो उसके टच से उसकी मेडिसिन उसकी बॉडी पे असर करती थी, और इस तरह से कुरान पढ़ते पढ़ते वो ठीक हो गया। कहने को तो बख्तियार खिलजी ठीक हो गया, लेकिन उसके दिमाग में ये बात हिल गई कि जिस जगह पे वो अपनी सत्ता स्थापित करना आया है, रूल करने आया है, अगर वहाँ पे इतनी इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन पहले से एग्जिस्ट करती है जो उसके मौलवी या मौलानाज नहीं जानते, तो ऐसी सिविलाइजेशन पे वो रूल कैसे करेगा। और मिनहाज सिराज जो बहुत ही फेमस, देखिए हिस्ट्री में जो सबसे सॉलिड सोर्स माने जाते हैं वो कंटेम्प्रेरी सोर्स होते हैं। कंटेम्प्रेरी सोर्स जो उस टाइम पे रिलेटेड उसी एरा में लिखी गई बुक हो, तो मिनहाज सिराज की बुक में भी क्लियर मेंशन किया गया है, प्लस इसके साथ साथ उसी के पैरेलल मौलाना मिनहाज उद्दीन की बुक में भी ये क्लियर मेंशन है कि खिलजी अपने 200 घुड़सवारों को भेजता है, लाइब्रेरी में आग लगाई जाती है और जो भी मंक्स वगैरह थे उनको वहीं पे मार दिया जाता है, ताकि इस कहानी को और इस ज्ञान को बढ़ाने वाला कोई आगे ना मिले। ये एक सोर्स है जिस सोर्स पे हमें एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, यही सोर्स बचपन से। लेकिन अचानक ये हैशटैग ब्राह्मण्स, ये सोर्स कहाँ से आया, कहाँ से ये सोर्स वैलिड है या इनवैलिड है, पता चलेगा। तो हम आते हैं थोड़ी सी इतिहास में हमारे यहाँ के हिस्टोरियंस के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए 11 हिंदुइज्म वर्ड 19th सेंचुरी के बाद की जनक है, और बोला गया हिंदू फैनेटिक्स ने जलाया, या उसके भी बाद का एक शब्द है। इन दोनों शब्द 19th सेंचुरी के बाद में हैं, और ये चीज़ें जो हुई हैं ये 1197 की बात है। तो ये जो 800-900 सालों का गैप है, उससे आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे। अब कहानी क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो कहानी आपको देखने को मिलेगी ट्विटर पे, वो मिलेगी इनके बारे में कि 2 तिब्बतियन मंक्स जिन्होंने किताब लिखी है, जो कुछ 16 to 17 सेंचुरी के हैं और जो कभी इंडिया में आए ही नहीं हैं, और दोनों ही किताबों में ये बात लिखी है, कहानी लिखी है कि 2 ब्राह्मण्स आते हैं, बौद्ध भिक्षु उन पे पानी फेंक देते हैं, और उनकी कहानी में थोड़ा बहुत अलग है कि वो नाराज हो जाते हैं और वही ब्राह्मण्स आग लगा देते हैं। नालंदा में ब्राह्मण्स ही पढ़ते थे, तो क्यों उन 2 ब्राह्मण्स के साथ ऐसा बिहेव होगा, पहला तर्क। दूसरा, जो कभी इंडिया आए नहीं उनकी किताबों से, और केवल इन्हीं 2 किताबों में, बाकी किसी भी किताब में आप खोज के दिखा दीजिए, है ही नहीं। तो ऐसे सोर्सेज को उठा के इंडिया में चलाया गया। इतने गर्व की बात थी कि कोई चीज़ रीजनरेट की गई। आपको पता है आश्चर्य की बात, सबसे पहले 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने नालंदा को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की थी कि उसको रीडेवलप किया जाए। इससे ज़्यादा बिहार गवर्नमेंट ने उसके लिए ज़मीन दी, और फाउंडेशन प्रणब मुखर्जी जी ने की थी, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने। इतने बड़े बड़े लोगों को आपने मूर्ख बना दिया, राइट। और इस तरह से ये 2 बुक के अलावा आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा जहां से ये चीज़ें निकाली गई, बल्कि जो कंटेम्प्रेरी सोर्स होते हैं। लेकिन इंडिया में हिस्टोरियंस का एक दौर था आज़ादी के बाद जो वामपंथी कहलाते थे, कम्युनिस्ट कहलाते थे। इन वामपंथियों ने इतिहास को ऐसा बदला है कि कभी कभी तो शर्म आती है कि ये किस विचारधारा के थे। उन्हीं में से एक हिस्टोरियन हैं DN झा। कहने को तो ये झा ब्राह्मण्स में आते हैं, बिहार के ही झा हैं, लेकिन इतने ज़्यादा, कहते हैं ना, वामपंथी होने का मतलब अपने दिमाग से अपना कनेक्शन तोड़ दो, लेफ्टिस्ट होना। मैंने लेफ्टिस्ट और राइट के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि क्या इसकी कहानी है, कभी जाइएगा प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा कि लेफ्ट और राइट क्या होता है, इंडिया की पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग क्या है। ये बड़ा सिंपल शब्दों में समझाया है मैंने, ठीक है। क्योंकि इनके मरने पे CPI मेंबर्स, CPI का इनको झंडा पहनाया गया। तो ये जो सेक्युलरिज्म के नाम पे और ये जो कम्युनिज्म या लेफ्टिस्ट होने के नाम पे जो कहानियाँ ये लिखते हैं, उससे कितना बुरा असर हमारे समाज पे पड़ता है, इसका इनको कोई अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि दिमाग और दिल दोनों से खाली होके ये कहानियाँ लिखते हैं, टोटली बायस होके लिखते हैं, ऐसे सोर्स को रिलेवेंट मानते हैं जो सोर्स ही इंडिया से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब तिब्बत की किताबें उठा के ये बताएंगे कि भारत के बिहार में क्या हुआ, राइट। जो कभी इंडिया नहीं आए उनकी किताबों से आप जस्टिफाई करेंगे कि भारत के बिहार में क्या हुआ। तो इस तरह के सोच और इस तरह के ट्रेंड से डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप जस्ट ट्रेंड और 30 सेकंड की रील के पीछे ना भाग जाएं। आपको पूरी कहानी बताई, कैसे बना, किसने स्थापना की, क्या फीचर्स थे नालंदा के, फिर उसकी दोबारा आवाज़ कब उठाई गई,
कौन कौन लोगों को बुलाया गया, प्लस इंडिया में सेकुलरिज्म कैसे वर्क करता है, लोग कुछ भी कह लेते हैं, तो किसी भी चीज़ का मिसयूज़ ना करें। वामपंथियों ने तो अपनी आत्मा को बेच ही दिया था, पर आप एज ए इंसान अपनी आत्मा ना बेचें, चीज़ों में बिलीव करें, अपने देश के इतिहास का सच जानें। एज ए स्टूडेंट आपकी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, एज ए पेरेंट आपकी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो बस ये कि एक छोटा सा मैसेज था, यहाँ पे मैं कोई हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया हूँ, बट फैक्ट आप ना बदलें तो ज़्यादा सही रहेगा। इस तरह के हैशटैग्स चला के समाज में एक अस्थिरता पैदा करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। सब शांति से जी रहे हैं, मैं भी शांति से जी रहा हूँ, आप भी शांति से जी रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसका सही इस्तेमाल करके अगर आप सही जानकारी लोगों तक पहुँचाएंगे तो ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है कभी कभी कि जो मैंने पढ़ा वो भ्रम है और जो आज पढ़ा वो सच है। ऐसी चीज़ें माइंड में ना डालें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप में से किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा याचना है। आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। स्पेलिंग एरर अगर आपको कहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, ये बस मैं जो पीछे लिखता हूँ थोड़ी अपनी हिंट के लिए लिखता हूँ कि कहीं बीच में रिदम ना टूटे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है शब्दों से निकली है उस पर ध्यान दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, हैव अ गुड।